हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही बेहतर होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 21 अक्टूबर 2022। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी ये क्लास। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। भगवत गीता में क्या लिखा है? लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। अगर आपके पास अभी समस्याएं हैं, आपके एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं हो रहा है यानी आपको कुछ नहीं आता है। उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, ठीक है। तो अभी क्या है, कोई ना कोई कमी आप कर देते होंगे। तो अगर समस्या है तो समाधान भी है, और उसे अपने प्रॉब्लम्स को समझिए कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, और उसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और अपनी गलती को पहचानते हुए उस गलती को दोबारा ना हो, और फिर आगे क्या है जो और भी अच्छा आप करने की कोशिश करिए। तो अगर समस्या है सामने तो उसका समाधान भी है, और ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिनका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए समस्याएं उन्हीं के पास आती हैं जो उस लायक होता है। सभी के पास समस्याएं नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसी तरह अपने डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य पर लगे रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है गाइस, क्या कह रहा है? 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने क्या किया है? 18 अक्टूबर को ये जो हरदीप सिंह पुरी हैं, ये मतलब कौन से मंत्री हैं? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं। कौन? हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने क्या किया है? कहाँ पर? पंजाब के संगरूर ज़िले में। कहाँ पर? पंजाब के संगरूर ज़िले में इन्होंने एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। और ये जो संयंत्र इन्होंने उद्घाटित किया है, ये जो संयंत्र है वो एक जर्मन कंपनी है। एक क्या है? जर्मन कंपनी है जिसका नाम है वर्बियो। क्या नाम है इसका? वर्बियो। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इसका नाम है वर्बियो। और वर्बियो AG के द्वारा ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इस संयंत्र के लिए। वो भी कितना? 220 करोड़ रुपए का। उसी इन्वेस्टमेंट से ये स्थापित किया। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना इन्वेस्ट किया है, बट हाँ ये ध्यान रखिए कि जर्मन कंपनी है वर्बियो AG, उसी के द्वारा ये इन्वेस्टमेंट से ये स्थापित किया गया है। और ये जो संयंत्र है स्टार्टिंग में क्या करेगा? 6 टन प्रतिदिन। कितना? 6 टन पर डे के हिसाब से ये CBG का यहाँ उत्पादन होगा, जिसे आगे बढ़ा करके इसको कितना कर दिया जाएगा? 33 टन मतलब पर डे के अनुसार इसको किए जाने की संभावना है। अगर ये कहा जाए कि चलिए ये सब तो किया जा रहा है, चलो ठीक है, लेकिन इससे लाभ क्या होगा? इतना सब किया जा रहा है, इससे लाभ क्या होने वाला है? तो इससे क्या होगा? किसानों से इसमें क्या किया जाएगा? ये संयंत्र क्या करेगा? किसानों से 1 लाख टन जो है धान की पुआल खरीदेगा, और जिससे उन्हें किसानों को क्या होगा? उनका आय का एक अतिरिक्त स्रोत होगा, ठीक है, किसानों के लिए। दूसरा क्या है? जो किसान खेत में धान की पराली जलाते हैं वो अब क्या होगा? यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, संयंत्र में इस्तेमाल होगा, जिससे जो आसपास का क्षेत्र में प्रदूषण हो रहा था वो कम होगा। CO2 ये कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है? किसानों के लिए एक तरीके से लाभ है, और सेकंड हमारा जो है इन्वायरमेंट के लिए ये लाभ है। और ये जो संयंत्र होगा ये क्या करेगा? 40,000 से 45,000 एकड़ खेतों में पराली जलाने को क्या करेगा? कम करेगा, जिससे जो सालाना 1.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता था। कितना? 1.5 लाख टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जो उत्सर्जन होता था उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब ये बताइए कि ये CBG होता क्या है? संपीड़ित बायोगैस होता क्या है? तो ये जो बायोगैस है ये कैसे उत्पादन करते हैं? तो जो अपशिष्ट होते हैं, वेस्ट होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि कृषि से संबंधित अवशेष है, कृषि अवशेष है, मवेशी गोबर है, गन्ना प्रेस मिट्टी है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट है। तो ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है? अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा से वेस्ट को क्या किया जाता है? कौन सा प्रोसेस किया जाता है? अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा बायोगैस का क्या करते हैं? अपघटन के प्रोसेस के द्वारा बायोगैस का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। बायोगैस को क्या करते हैं? उत्पादित करते हैं।
इतना क्लियर हो गया होगा। और ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड CO2 जलवाष्प को हटाने के लिए बायोगैस को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। और जो संपीड़ित बायोगैस है CBG के रूप में इसको संपीड़ित किया जाता है, जिसमें 90% से अधिक क्या है, मीथेन सामग्री होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको स्टार बना लीजिए और अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं ये अभी क्या हुआ है, कल के न्यूज़पेपर में छाया हुआ है। क्या है, हाल ही में समाचार में रहने वाला क्या है, डाइथिलीन ग्लाइकॉल एंड एथिलीन ग्लाइकॉल। ये क्या है, डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, दवाओं में संभावित मिलावट। इसमें क्या किया जा रहा है, दवाओं में इस मिलावट की जा रही है, जिससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, कुछ लोगों की डेथ हुई है। तो इस तरीके से ये चर्चा में बना। तो ये ध्यान रखिएगा, डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, दवाओं में संभावित मिलावट से ये संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जिसने गाइज लाइक नहीं किया है लेक्चर को लाइक कर दिया करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। एक सब्सक्राइब करने से, एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जा रहा है, तो प्लीज़ कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मिनट, लग रहा है दो बार अलग हो गया, तीसरे नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए था, चलिए कोई नहीं। प्रतिवर्ष विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल क्या है, जो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस होता है ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को मनाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है, जो हड्डियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार ये कब मनाया गया था, 1996 में स्टार्ट हुआ था मनाना। और इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है, स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। क्या रखी गई, स्टेप अप फॉर बोन, यहाँ ऊपर थोड़ा सा लिख दे दूँ, बोन हेल्थ, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हेल्थ है, यहाँ पे होना हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये बताइए, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से ये ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो वो है विटामिन, वो कौन सा है, विटामिन डी। कौन सा है, विटामिन डी है। इसकी कमी से क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और इसकी मतलब कौन सा रोग होता है, अगर रोग पूछ ले तो रिकेट्स रोग। कौन सा, रिकेट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और ये हमें विटामिन डी मिलता कहाँ से, तो सन की रेज से मिलता है। कहाँ से मिलता है, सूर्य की किरण से मिलता है, सूर्य की किरणों से मिलता है। तो ये सारी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जब हड्डियों की बात आ ही गई है तो थोड़ा हम लोग साइंस की तरफ चलते हैं। साइंस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया विटामिन डी के बारे में, लेकिन कुछ और हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर पूछ ले सबसे बड़ी, सबसे लंबी, ये पूछ ले सबसे लंबी हड्डी मानव के शरीर में कौन सी होती है, क्या कहलाती है, वो फीमर। फीमर ये कहाँ होती है, जांग में, जांग की हड्डी। और अगर सबसे छोटी हड्डी कहा जाए, सबसे छोटी हड्डी कहा जाए मानव शरीर में, तो वो होता है स्टेपीज। क्या होता है, स्टेपीज। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, ये बताइए, हड्डियों का जो अध्ययन होता है, हड्डियों का अध्ययन, इसको क्या कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने निहोंसू के लिए, ये गलत हो गया थोड़ा, निहोंसू के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग। अब देखिए GI टैग का अभी लास्ट के कल मैंने 2 क्वेश्चन GI टैग से संबंधित डिस्कस किया था, आज फिर GI टैग से संबंधित क्वेश्चन आ गए। तो इस तरह जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाता है वो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो नाम से ही पता चल रहा है कि निहोंसू जो है इसके GI टैग की मांग करते हुए कौन सा देश ने क्या किया है, आवेदन किया है, तो वो है जापान। कौन है, जापान है। ये जो निहोंसू है ये क्या है, एक तरीके का समझ लीजिए जापानी शेक है। क्या है, जापानी शेक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर पूछ ले GI टैग क्या है, GI टैग क्या है, तो ये GI टैग 1999 अधिनियम का है। किस अधिनियम का, 1999। और ये कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। अच्छा बताइए, कल मैंने कौन सा डिस्कस किया था क्वेश्चन, यही तो बताया था कि GI महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो वाराणसी में किया गया है, ठीक है। और ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि बताइए मोस्ट पॉपुलर GI टैग किसे दिया गया है, तो वो हैदराबादी हलीम को दिया गया है, जो एक क्या थी, नॉन वेजिटेरियन डिश थी। मैंने बताया था आपको कि किससे किससे बनता, सारा मैंने कल डिस्कस किया था। अब मैंने जब जापान का यहाँ नाम लिया तो एक क्वेश्चन है जो बहुत हमेशा मतलब लगभग हर साल ये पूछा ही जाता है लगभग, तो वो कौन सा है। जापान में 4 द्वीप हैं,
वो कौन से द्वीप हैं? क्रमशः आता है मिलाने को, होन्शु है, होक्काइडो है, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू एंड क्यूशू। कौन सा है? शिकोकू एंड क्यूशू। ये आपके जो हैं क्या नाम है, जापान के चारों द्वीप हैं। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? होन्शु द्वीप है। और इसी होन्शु द्वीप पे क्या है, जो जापान की कैपिटल है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, वो इसी द्वीप पर क्या है, स्थित है। तो ये सारे आपको फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? चलिए बताइए कि किसे जो है क्या कहते हैं, सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसे किया गया? बारबरा मेटकॉफ को किया गया है। किसे किया गया है ये सम्मानित? बारबरा मेटकॉफ को किया गया है। और ये जो सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये सर सैयद अहमद, कौन? सर सैयद अहमद के सम्मान में प्रदान किया जाता है। इनकी जयंती के अवसर पर, इनकी जयंती के अवसर पर इसे क्या किया गया है? इनकी जयंती के ऊपर यह पुरस्कार सम्मान के रूप में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इनको दिया गया बारबरा मेटकॉफ को, ये कौन है? ये यूएसए के इतिहासकार हैं। कौन है? यूएसए के इतिहासकार हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस लिए? ये इस्लाम धर्म की प्रशंसा के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके? इस्लाम धर्म की प्रशंसा के लिए। सेकंड थिंग आपको ये जानना है, एक क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित बता दे रहे हैं आपको कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपका। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। वो भी लगभग की गई थी 1875 में। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 20 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कौन सा? इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि जो घोषणा की गई है ये होना चाहिए था 2000, मतलब इसमें क्या कहते हैं, जनवरी फरवरी, ये 2023 में किए जाने की घोषणा है। जनवरी से फरवरी 2023 में किए जाने की घोषणा है। और कहाँ आयोजन किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में ये आयोजन किया जाना है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, तो 5वां है, तो चौथा कहाँ हुआ था? अभी ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चौथा जो हुआ था वो पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा में हुआ था, जिसका धाकड़ क्या रखा, जिसका शुभंकर जो रखा गया था वो रखा गया था, धाकड़ रखा गया था। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और ये मध्य प्रदेश में जो आयोजित किया जाएगा, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजन किया जाएगा इसका। ठीक है, कब? 2023, जनवरी फरवरी 2023 में। चलिए ये सब तो आपको क्लियर हो गया है। ये जो अभी मैंने नाम लिया अनुराग सिंह ठाकुर, ये हैं कौन? ये खेल और युवा मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया जाएगा, इन्होंने ये घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है? मिशन लाइफ का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। कहाँ किया गया है? गुजरात में। गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए बहुत सारी योजनाएं वहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं। तो मिशन लाइफ, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो लाइफ है इसका फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे लाइफ ऐसे ही तो लिखा होगा, तो इसका तो कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, और जो मीनिंग होगा उसी से संबंधित ये आंसर होगा। तो ये जो स्टार्ट किया गया है मिशन लाइफ, ये गुजरात के कहाँ पे? केवड़िया में। गुजरात के केवड़िया में ये मिशन लाइफ को शुभारंभ किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी प्लस जो यूएनओ के महासचिव हैं, जिनका क्या नाम है? यूएनओ के महासचिव का एंटोनियो गुटेरस, इन्हीं के साथ मिलकर के इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। इतना तो क्लियर हो गया। चलिए लाइफ के बारे में बता रही थी। इसका फुल फॉर्म है लाइफ का लाइफ स्टाइल क्या है? एल से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। और इसे क्या किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 2021 में COP26 का आयोजन हुआ, COP26 का 2021 में जो ग्लासगो में आयोजन हुआ था, उसी में ये लॉन्च किया गया था।
तब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, जो वैश्विक नेता थे उनसे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाकर इसकी सुरक्षा के लिए आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया था। और इसका जो उद्देश्य है, लाइफ मिशन का जो उद्देश्य है ये है कि जो व्यक्तिगत स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर जो छोटे और बड़े कार्यों को लागू किया जाए और उनको लागू करके जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है उसका क्या किया जाए, मुकाबला किया जाए। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो इस मिशन लाइफ का जो उद्देश्य है वो है सतत विकास, टिकाऊ, सतत और टिकाऊ विकास, टिकाऊ और सतत विकास, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। यानी पर्यावरण को ध्यान में, जो भी विकास किया जाए वो पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही किए जाएं, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरमाने गिरिधर को। किसे नियुक्त किया गया है? अरमाने गिरिधर को। अगर ये पूछ ले क्वेश्चन कि बताइए विदेश सचिव कौन है, तो विदेश सचिव जो हैं हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर कौन बने थे? विनय मोहन क्वात्रा। कौन बने थे? विनय मोहन क्वात्रा। तो विदेश सचिव विदेश विनय, ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। और अगर ये पूछ ले बताइए अभी हाल ही में सीडीएस के पद पर जो नियुक्त हुए हैं कौन हुए हैं, उनका क्या नाम है? अनिल चौहान नाम है। क्या नाम है उनका? अनिल चौहान नाम है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना कि रक्षा सचिव अरमाने, विदेश सचिव विनय, क्या नाम बताया अभी, विनय मोहन क्वात्रा, सीडीएस अनिल चौहान। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखिए कि राजस्व सचिव कौन है? राजस्व सचिव ये संजय मल्होत्रा, राजस्व संजय मल्होत्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ पर किया है गाइस? गुजरात में किया है। कहाँ पर किया है? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया? नाम से पता चला, स्कूल यानी स्कूल को स्मार्ट स्कूल, स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करना, मजबूत बनाया जाए, स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाए, ये सब क्या है इसका उद्देश्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये बताइए, जब यहाँ स्कूल आ ही गया तो हम लोग थोड़ा पॉलिटी की तरफ मूव कर लेते हैं। पॉलिटी की तरफ मूव करने से पहले एक करंट का क्वेश्चन और माइंड में आ रहा है, यही बता दीजिए, पीएम श्री योजना ये कब घोषणा की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? 5 सितंबर को, 5 सितंबर 2022 को ये घोषणा की गई थी कि क्या होगा, पीएम श्री योजना की घोषणा की गई थी। किससे संबंधित है? तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। और ये अगर पूछ ले कि ये बताइए आर्टिकल 21A ये किससे संबंधित है? तो ये जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, राइट ऑफ एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और ये किस संशोधन के द्वारा इसमें ऐड किया गया था? तो 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको क्या किया गया था? ऐड किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल का क्या किया है? शुभारंभ किया है। तो किसका, उसका क्या नाम है? उसका नाम है भविष्य। क्या नाम है उसका? भविष्य नाम है। सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया है, उसका नाम है ये भविष्य। इसका उद्देश्य क्या है इस पोर्टल का? तो एक ही पोर्टल पे जितनी भी सुविधाएं हैं उनको क्या कर देना, उपस्थित करना, यही इसका क्या है? उद्देश्य है। तो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक ऐप है दिशांक ऐप। ये दिशांक ऐप कहाँ स्टार्ट किया गया था? कर्नाटक में। वो किससे संबंधित है? ये भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो इस ऐप पर मतलब किए जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर ये मैं पूछूं आपसे कि ये बताइए कि ई अमृत पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए फटाफट कल का रिवीजन करते हैं। 16 से 21 अक्टूबर 2022 तक जीआई महोत्सव का आयोजन अभी जस्ट हम लोगों ने रिवीजन किया है वाराणसी। फुटबॉल का ड्रामा एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? दोहा, कतर। ठीक है, MPI गरीबी सूचकांक जो है ये 2022 किसने जारी किया? UNDP के द्वारा। और 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला हैं ज्योति यारा जी। मोस्ट पॉपुलर GI टैग हैदराबादी हलीम। किसने पुरुष बैलोन डी गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है? करीम बेंजेमा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व MP। उल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? स्वीडन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? भारत और फ्रांस को। कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।